जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से बीके स्टडी कॉर्नर यूट्यूब चैनल में। आइए शुरुआत करते हैं आपका अगला प्रैक्टिस सेट। बिहार पुलिस की जो नई वैकेंसी आने वाली है उसके लिए हम लोग देख रहे हैं अभी क्वेश्चन बैंक को, और इसके तौर पर हम लोग देखेंगे आज 9/12/2012 का सेकंड शिफ्ट वाला ये यूनिक पब्लिकेशन वाला बुक है। तो इसकी शुरुआत करते हैं हम लोग फटाफट से। और ये हम लोग का प्रैक्टिस सेट 6वां है, ठीक है। पीछे 5 ऑलरेडी हो चुका है। डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, इसको देखने के बाद आप चाहें तो वो देख लीजिएगा। प्रैक्टिस सेट लगाना चाहते हैं तो कॉपी पेन लेकर के बैठिए और अपना नंबर नोट कर लीजिए। क्वेश्चन हम पढ़ेंगे, तुरंत से आपको अपना आंसर ईमानदारी से लगाना है, ठीक है ना। तो शुरुआत करते हैं। और जो है कि क्लास को थोड़ा शेयर वगैरह कर दीजिएगा। एक हाइप का भी बटन आता है, जहाँ पर लाइक वगैरह होता है ना, उसके नीचे देखिए जहाँ पर कमेंट होता है वहाँ पर एक हाइप का बटन आता है, तो हो सके तो हाइप कर दीजिएगा। इससे क्या होता है, ज़्यादा स्टूडेंट के पास क्लास पहुँचता है। बताइएगा पहला क्वेश्चन, ठीक है ना। प्रागैतिहासिक काल का अर्थ क्या होता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। प्रागैतिहासिक काल का क्या मतलब होता है? ऑप्शन ये रहा आपके सामने। तो भाई देखिए, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। प्रागैतिहासिक का मतलब होता है कि वह समय जिसका कोई ऐतिहासिक लिखित ब्यौरा ना हो, उसको लोग प्रागैतिहासिक काल बोलते हैं। वास्को डी गामा यात्री था कहाँ का, बताइए। तो वास्को डी गामा था पुर्तगाल के यात्री। अगला क्वेश्चन देखिएगा, संविधान में कितने वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की गई है? राइट आंसर हो जाएगा कौन सा, कहेंगे सर डी बिल्कुल सही है, 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए। नगर निगम के अध्यक्ष कौन है, बताइए। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, कहेंगे सर बी, यानी कि महापौर हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। बांग्लादेश एक स्वतंत्र राष्ट्र कब बना, बताइएगा। बांग्लादेश एक स्वतंत्र राष्ट्र कब बना? ए होगा करेक्ट आंसर 1971 ईस्वी में। 42वें संवैधानिक संशोधन द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित विशेषता जोड़ी गई थी, कौन सा? धर्मनिरपेक्ष, गुप्त मतदान, गणराज्य, संप्रभुता। तो इनमें करेक्ट आंसर धर्मनिरपेक्ष हो जाएगा। इसके अलावा अखंडता भी जोड़ा गया था, समाजवादी जोड़ा गया था ना, टोटली 3 शब्द जोड़े गए थे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सांप्रदायिकता का क्या अर्थ होता है, बताइएगा। सांप्रदायिकता का अर्थ होता है धर्म के आधार पर सामाजिक विभाजन, ठीक है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा। ईमानदारी से आप सभी लोग सेट लगाइएगा, लास्ट में स्कोर बताइएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार क्या बोल रहे हैं, 2011 की जनगणना के अनुसार महिला साक्षरता दर लगभग में कितना है? राइट आंसर ऑप्शन बी होगा 65%। बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा, कहेंगे सर A.O. ह्यूम थे। A.O. ह्यूम। भारत में चुनाव की सबसे छोटी इकाई क्या है? चुनाव की सबसे छोटी इकाई ग्राम पंचायत, विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा। करेक्ट आंसर कहेंगे सर ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम लोग क्या लगाएंगे, ग्राम पंचायत यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, संयुक्त राष्ट्र के सुरक्षा परिषद के बारे में क्या सही नहीं है, बताइएगा। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के बारे में इनमें कौन सा कथन गलत है, वही कह रहा है कि क्या सही नहीं है। तो भाई करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, कहेंगे सर ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। और अस्थायी सदस्यों के लिए जो है इसका चयन 5 वर्षों के लिए होता है, ये कहना गलत है। करेक्ट आंसर कौन सा होगा, कहेंगे ऑप्शन बी सही है। भारत की स्वतंत्रता के बाद निम्न में कौन भारतीय गवर्नर जनरल बना था? भारतीय गवर्नर जनरल बोल रहे हैं, बताइए। कहेंगे सर सी राजगोपालाचारी, यानी कि चक्रवर्ती राजगोपालाचारी हो जाएगा। स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल यदि पूछा जाए तो। गुटनिरपेक्ष आंदोलन की स्थापना से कौन नहीं जुड़ा है, बताइए। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, कहेंगे सर बेनजीर भुट्टो। बेनजीर भुट्टो। किन कारणों के आधार पर भारत में व्यक्ति मताधिकार का प्रयोग नहीं कर सकता, यानी कि मतदान नहीं कर सकता है? तो गरीबी रेखा से नीचे, गरीब अमीर का कोई उसमें विश्लेषण नहीं। गरीब हो, अमीर हो, वयस्क हो या विकलांग हो, सभी लोग क्या हैं, मतदान कर सकते हैं। लेकिन मानसिक रूप से जो पीड़ित व्यक्ति हैं वो मतदान नहीं कर सकते। जैसे पागल वगैरह जो व्यक्ति होते हैं वो मतदान नहीं कर सकते। उसको ये समझ ही नहीं कि किनको देना चाहिए किनको नहीं देना चाहिए वोट, है ना। अगला क्वेश्चन, भारत में अभियुक्त को दी गई फांसी की सज़ा को निरस्त करने का अधिकार किसके पास है? तो कहेंगे सर ये राष्ट्रपति के पास है कि वो फांसी की सज़ा को माफ़ कर सके। ब्रिटिश प्रधानमंत्री ग्रेनविले ने स्टॉप एक्ट किस वर्ष पारित किया था? तो राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, कहेंगे सर 1765 ईस्वी में। रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ था? तो भाई करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि 1919 ईस्वी में। राजा राम मोहन राय ने किस सामाजिक बुराई को खत्म करने के लिए संघर्ष किया? राजा राम मोहन राय। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा, कहेंगे सर सती प्रथा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत में पुर्तगाल उपनिवेश की राजधानी गोवा को बनाने वाला व्यक्ति कौन था? गोवा को राजधानी किसने बनाया था?
तो राइट आंसर कौन सा होगा, कहेंगे ऑप्शन बी बिल्कुल सही सर, अल्फांसो डी अल्बुकर्क, अल्फांसो डी अल्बुकर्क। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अंग्रेजी सरकार द्वारा किस ईस्वी में सूती वस्त्रों पर आयात कर यानी कि आयात का जो टैक्स था वो हटा लिया गया। तो राइट आंसर बी होगा, कहेंगे 1881 ईस्वी में। मध्यकालीन समय डैश से 10वीं शताब्दी तक कहा जाता है, मध्यकालीन समय। करेक्ट आंसर कौन सा होगा, कहेंगे सर 8 से लेकर के 16वीं शताब्दी के बीच के समय को हम लोग क्या बोलते हैं, मध्यकालीन समय। 8 से लेकर के 16वीं शताब्दी के बीच के समय को। सन 1857 की क्रांति की शुरुआत कहाँ से होती है। तो राइट आंसर कौन सा होगा, कहेंगे सर मेरठ से होता है। मगध साम्राज्य की प्राचीनतम राजधानी थी, मगध साम्राज्य की प्राचीनतम राजधानी बताइए क्या होगा करेक्ट आंसर। कहेंगे सर ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, राजगिरह थी। कौन थी, राजगिरह। मनुष्य द्वारा पहली बार नियोलिथिक युग में पालतू बनाया जाने वाला पशु कौन था। अगला क्वेश्चन बताएंगे नियोलिथिक युग किसको कहते हैं, दिया गया अगला क्वेश्चन वही। तो बताइएगा यहाँ पर नियोलिथिक युग में पालतू बनाया जाने वाला जानवर कौन था पहली बार मनुष्यों के द्वारा। तो करेक्ट आंसर होगा कौन सा, कहेंगे ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, कुत्ता को बनाया गया था। मुगल काल का पतन शुरू हुआ कब से। तो भाई करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, कहेंगे सर यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट है, आधुनिक काल से। किस काल से, कहेंगे सर आधुनिक काल से। अगला क्वेश्चन देखिएगा यही है कि नियोलिथिक का अर्थ क्या होता है बताइएगा, नियोलिथिक का अर्थ। तो भाई करेक्ट आंसर कौन सा होगा, कहेंगे सर ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, नियोलिथिक का माने होता है कि नवपाषाण काल। ठीक है, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन पर आइए, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस कहेंगे सर ये 5 जून को मनाया जाता है। निम्न में से कौन प्राकृतिक पर्यावरण का घटक नहीं है। तो हवा, बांध, वन या जल। तो ये सब तो पर्यावरण के ही घटक हैं। बांध इंसानों के द्वारा बनाया जाता है। करेक्ट आंसर कौन सा होगा, कहेंगे सर ऑप्शन सी सही है। पर्यावरण के जैविक और अजैविक घटकों के अंतर संबंध का अध्ययन क्या कहलाता है। राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, उसको हम लोग पारिस्थितिकी तंत्र या पारिस्थितिकी बोलते हैं। जलप्रपात का निर्माण निम्न में से किस कारक के द्वारा होता है। कहेंगे सर नदी के द्वारा होता है, नदी के द्वारा। अगला क्वेश्चन, बिंदु जहां भूकंप की उत्पत्ति होती है क्या कहलाता है। भूकंप का केंद्र कहलाता है। क्या बोलेंगे उसको, भूकंप केंद्र। ज्वालामुखी के मुख को क्या बोलेंगे, क्रेटर बोलते हैं। क्या बोलेंगे, क्रेटर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से कौन सा पुनर्नवीकृत संसाधन नहीं है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा, लौह अयस्क संसाधन। अगला क्वेश्चन, भारत के पश्चिमी तट पर स्थित राज्य जिसकी तट रेखा सबसे लंबी है, कौन सा वो राज्य है। तो भाई करेक्ट आंसर कौन सा होगा, कहेंगे सर गुजरात का सबसे लंबी तट रेखा है, गोवा का सबसे छोटा। अगला क्वेश्चन देखिए, जैविक संसाधन का एक उदाहरण है कौन सा। जैविक संसाधन का उदाहरण। तो राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, कहेंगे सर वन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, शहर जो भारत का कॉटन पोलिस के नाम से जाना जाता है। कॉटन पोलिस का नाम से भारत का कौन सा शहर जाना जाता है, कहेंगे सर मुंबई को जाना जाता है। जानवर जो पेरियार राष्ट्रीय उद्यान के मुख्यतः संरक्षण में है कौन सा है। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत आते हैं कौन सा जानवर, कहेंगे सर करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, हाथी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भूकंप से संबंधित अध्ययन क्या कहलाता है। भूकंप से संबंधित अध्ययन क्या कहलाएगा, सीस्मोलॉजी कहलाता है। क्या बोलेंगे, सीस्मोलॉजी। और भूकंप को मापने वाला यंत्र सीस्मोग्राफ कहलाता है। ठीक है, रिक्टर स्केल या सीस्मोग्राफ। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन नदी की निक्षेपण क्रिया के द्वारा बनता है। डेल्टा बनता है। करेक्ट आंसर सी होगा। धात्री, देखिए यहाँ से हिंदी का सवाल है, धात्री प्लस अंश और 9 प्लस इक, इंक होगा। ठीक है, ये इंक नहीं है, ये इक है सिर्फ। इक की सही संधियाँ कौन सा है, धात्री प्लस अंश और 9 जोड़ इक। तो करेक्ट आंसर कौन सा होगा बताइएगा, कहेंगे सर सी बिल्कुल सही है, धात्रिंश और नायक हो जाएगा। ठीक है, करेक्ट आंसर ऑप्शन सी सही है आपका। अंशुमाली समास का जो है कि विग्रह सहित भेद कौन सा है, सही वाला पूछ रहे, तो ए होगा करेक्ट आंसर, अंशुमाली। अंशु है माला जिसकी, यानी कि सूर्य। और ये कौन सा समास है, कहेंगे बहुव्रीहि समास है। अगला क्वेश्चन, नी उपसर्ग से बनने वाले शब्दों का सही समूह बताइएगा। नी उपसर्ग से,
तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी वाला हो जाएगा, निबंध, निषेध, निर्धन और निस्तेज। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी वाला हो जाएगा। इसमें चारों के चारों में नी उपसर्ग लगा हुआ है। अगला क्वेश्चन, इनमें संबोधन कारक का शुद्ध रूप बताइए। संबोधन कारक का शुद्ध रूप, तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, भाइयों और बहनों। भाइयों नहीं होता है, ठीक है, ये वाला नहीं लगाइएगा, गलत होगा। भाइयों होता है, भाइयों और बहनों, है ना, ये मोदी जी का डायलॉग है। करेक्ट आंसर कौन सा होगा, कहेंगे सर सी बिल्कुल सही है। भाइयों बहनों, आज से हम ये ऐलान करते हैं, क्या करते हैं भाई। देखिए अगला, ये ओवर एक्टिंग हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, यह लड़की बहुत सुंदर है, वाक्य में लड़की शब्द जो है वो क्या है, लड़की। तो ये कैसा है, कहेंगे सर एक प्रकार का पद है। यह क्या है, यह तो सर्वनाम हो जाएगा, लेकिन लड़की जो है ये क्या है, एक प्रकार का पद बोलेंगे इसको, यानी कि वाक्य का ये एक पद है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, आ बैल, अब यहाँ पर लोककृति को आपको पूरा करना है। आ बैल खेत जोत, गलत। अच्छा कौन सा होगा वो आपको बताना है, हम क्यों बताएं भाई, लगाइए आंसर। तो आ बैल गाड़ी चला, देख रहे हैं ऑप्शन कैसा खतरनाक दे रखा है। आ बैल चारा खा। चलिए इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा, कहेंगे सर आ बैल मुझे मार होगा ना, आ बैल मुझे मार। अगला क्वेश्चन देखिए, गुरु का स्त्रीलिंग रूप से बनने वाला जो प्रत्यय होगा वो क्या होगा। तो अच्छे से आप सभी को पता होगा, गुरु का गुरुआइन होता है स्त्रीलिंग रूप, तो आइन इसमें प्रत्यय लगा हुआ है गुरुआइन में, है ना, सी करेक्ट आंसर होगा। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है, पूछ रहे हैं। WTO का मुख्यालय, कहेंगे सर जेनेवा में है ना। भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी जो हाल ही में सन 2012, ये 2012 वाला था ना, तो इसलिए वो तब का ये करंट अफेयर, इसको रहने दीजिए, ये आपको नहीं करना है। अगला क्वेश्चन देखिए, अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी। अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला, ए होगा करेक्ट आंसर, कौन थी, कहेंगे सर कल्पना चावला। सरस्वती सम्मान पुरस्कार जो है ये किस क्षेत्र में दिया जाता है, किस क्षेत्र में विशिष्ट कार्य के लिए दिया जाता है। सही है, साहित्य हो जाएगा करेक्ट आंसर, कहेंगे सर ऑप्शन सी सही है। ये भी देखिए तब का, ये लंदन ओलंपिक 2012 में भारत द्वारा जीते गए मेडल, ये भी आपको नहीं करना है, ये तब का करंट अफेयर है। अगला क्वेश्चन देखिए, रहमतुल्लाह कप किस खेल से जुड़ा है। रहमतुल्लाह कप, कहेंगे सर ये बैडमिंटन से जुड़ा हुआ है। मनुष्य ने चंद्रमा पर पहली बार किस वर्ष पैर रखा। सी होगा करेक्ट आंसर 1969 ईस्वी में। यहाँ से है आपका इंग्लिश वाला क्वेश्चन, तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। सिंगुलर से प्लूरल वाला बोल रहा है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, चूज द करेक्ट सेंटेंस, यहाँ पर बोल रहा है सही वाक्य का चुनाव करना है, तो बी होगा करेक्ट आंसर, ठीक है। मोहन इज द टैलेंट स्टूडेंट इन द क्लास। अगला क्वेश्चन देखिए, फेमिनाइन जेंडर चुनने के लिए बोल रहा है। विच ऑफ दिस इज ए फेमिनाइन जेंडर ऑफ ब्लॉन्ड, ब्लॉन्ड का बोल रहा है, तो राइट आंसर कौन सा होगा, कहेंगे सर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, सप्लाई द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, सही वर्ब कौन सा आएगा यहाँ पर, तो राइट आंसर डी हो जाएगा, वाज रैनिंग, वाज रैनिंग, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर पूछ रहा है कि चूज द करेक्ट सेंटेंस, सही वाक्य चुनना है। सी होगा करेक्ट आंसर, इफ विन ए लॉटरी आई विल बाय ए कार। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यदि मैं लॉटरी जीत जाता तो मैं अवश्य एक कार खरीदता, इसका मतलब शायद यही होता है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर खाली स्थान को भरना है, राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है, लेटर। अगला क्वेश्चन देखिए, वन ऑफ दिस इज नॉट सिंगुलर आइडेंटिफाई, सिंगुलर नंबर इनमें कौन सा नहीं है। बुक है, डाटा है, इकोनॉमिक्स है, माउस है, तो डाटा हो जाएगा करेक्ट आंसर इसका, डाटा। अगला, उल्लू की आँख में पाई जाती है केवल कौन सी कोशिकाएं, उल्लू की आँख में, तो राइट आंसर ऑप्शन ये होगा, केवल शलाका कोशिकाएं पाई जाती हैं। गाय का दूध होता है कैसा, पीला नहीं होता है, कम वसा, ज़्यादा वसा, सफ़ेद होता है, तो राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, कहेंगे सर कम वसा युक्त होता है, पीला होता है और कम वसा युक्त होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अंडा देने वाला स्तनधारी का नाम पूछ रहे हैं, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग करेक्ट आंसर कौन सा होगा, कहेंगे सर हिप्पोपोटामस हो जाएगा। कौन सा, सॉरी हिप्पोपोटामस नहीं, हिप्पोपोटामस तो जानवर है ना जी, दरियाई घोड़ा, ये नहीं होगा, ये हो जाएगा इकिडना, ठीक है ना। कौन सा हो जाएगा, कहेंगे सर इकिडना करेक्ट आंसर हो जाएगा। हिप्पोपोटामस कब से अंडा देने लगा।
गजब। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहे द्वितीय महायुद्ध के अंतिम चरण में परमाणु बम विस्फोट से कौन सा शहर सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ था? बी होगा करेक्ट आंसर, हिरोशिमा, सभी को पता है भाई, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इनमें कौन सा घरेलू अपशिष्ट जैव अनिम्नीकरण नहीं है? देखिए क्वेश्चन पूरा घुमा दिया है। घरेलू अपशिष्ट यानी घर से निकलने वाला कचरा, जैव निम्नीकरण नहीं पूछ के क्या पूछा है? जैव अनिम्नीकरण, और फिर कहता है कि नहीं है। तो वैसे भी आप ऑप्शन से छांट सकते हैं कि भाई तीन तो किसी न किसी तरह से समान होगा, एक अलग होगा। देखने से ही पता चल रहा होगा। कहेंगे सर कागज़, है ना, कागज़ जो कि मिट्टी में गल जाता है, बाकी प्लास्टिक की थैली हो, एल्युमिनियम थैली हो या कांच हो, ये सब मिट्टी में गलता नहीं है। तो वही ये पूछ रहा है। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी वाला हो जाएगा, जो कि मिट्टी में जा करके गल जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, शैवाल, जल पक्षी, बड़ी मछली और छोटी मछली, इनमें बनी आहार श्रृंखला में DDT का सांद्रण किस जीव में सबसे अधिक होगा? तो जल पक्षी हो जाएगा करेक्ट आंसर। कौन सा कहेंगे सर? जल पक्षी। अगला क्वेश्चन देखिए, फफूंदी जो है वो है, यानी फंगस इंग्लिश में बोलते हैं इसी को, फंगस। तो ये बोल रहे फफूंदी जो है परजीवी है या मृतकोजीवी है, या परजीवी मृतजीवी दोनों कहलाते हैं, या उत्पादक? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, इसको ये परजीवी और मृतकोजीवी दोनों कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, एडिटिव भोजन में होते हैं, राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, रोगनाशक एवं खनिज दोनों। अगला क्वेश्चन देखिए, किस प्रकार के परिवहन से पौधों में ऊर्जा प्राप्त होती है? किस प्रकार के परिवहन से पौधों में ऊर्जा प्राप्त होती है? राइट आंसर बताइए। कहेंगे सर बी बिल्कुल सही है, खनिज से। अगला क्वेश्चन देखिए, एक अवतल लेंस के लिए वस्तु की दूरी का चिन्ह क्या होगा? अवतल लेंस के लिए कह रहे हैं, तो ऋण होगा करेक्ट आंसर, ऋणात्मक, ए बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, किसी 100 ओम वाले प्रतिरोध से 2.2 एम्पीयर वाली धारा जो है प्रवाहित हो रही है, प्रतिरोध के सिरों के बीच का विभवांतर पूछ रहा है। विभवांतर पूछ रहा है, V बराबर IR का फॉर्मूला लगा दीजिए। I का मान दिया है, हाँ एम्पियर का 2.2 दे रखा है, रख दीजिए बस। R का भी मान दे रखा है, रेजिस्टेंस का 100 ओम, 100 गुना कर दीजिए, क्या हो जाएगा? 22 पर 2 शून्य, लेकिन दशमलव के बाद एक यहाँ पर पॉइंट आएगा, दशमलव के बाद का कोई मान, यानी 220 वोल्ट निकल जाएगा। किस ऑप्शन में है? कहेंगे सर यहाँ पर ऑप्शन बी में दे रखा है, यही वाला आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, वेलामेन कोशिकाओं जो है इसकी उपस्थिति लाक्षणिक होती है किसमें? सी होगा करेक्ट आंसर, एपीफाइट्स में। जी का मान, बड़ी जी का मान पूछ रहे हैं, बताइए क्या होगा? बड़ी जी का मान यहाँ पर दे रखा है, एक ऑप्शन यहाँ पर भी है, बताइए कौन सा होगा करेक्ट आंसर? तो कहेंगे सर बड़ी जी का जो मान होता है ना, वो ये वाला हो जाएगा, देखिएगा ये 6.67 वाला। थोड़ा सा और इसको नीचे कर लेते हैं, ये वाला होगा आपका करेक्ट आंसर। 6.67 गुना 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। ये थोड़ा उलझाने के लिए इस प्रकार से लिखा हुआ है, इसको आप इस प्रकार से लिख सकते हैं, 6.67 गुना 10⁻11 न्यूटन बड़ा वाला होगा, सॉरी, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। इस प्रकार से आप लिखिए, सिंपल, ठीक है ना। ये सिर्फ उलझाने के लिए आपको उतना बड़ा बना के दे दिया है, ये बिल्कुल ईजी है, बड़ी जी का मान याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, एक वस्तु किसी ऊंचाई h से मुक्त रूप से नीचे गिर रही है, ठीक है। अब कह रहा है उसके लिए किस बिंदु पर गतिज ऊर्जा का मान न्यूनतम होगा? मतलब यहाँ पर डायग्राम में समझिए, ये रहा डायग्राम, यहाँ से समझिए कोई वस्तु गिर रही है ना, यहाँ से मतलब ऊपर फेंका होगा, यहाँ पर जाके रुका और यहाँ से वापस ही नीचे जो है गिरना शुरू हुआ, है ना, और पॉइंट का नाम दे दिया है। तो कह रहा है सबसे कम गतिज ऊर्जा का मान कहाँ पर होगा? तो जब इधर से ऊपर जा रहा था गतिज ऊर्जा यहाँ पर सर्वाधिक था, फिर गतिज ऊर्जा धीरे धीरे घटते गया और एंड में जाकर ये स्थितिज ऊर्जा में बदल गया। अब वहाँ से वापस ये सबसे सर्वाधिक स्थितिज ऊर्जा यहाँ पर आ गया। अब यहाँ से फिर जो है यहाँ पर आते जाएगा, धीरे धीरे आते जाएगा, गतिज ऊर्जा फिर बढ़ते जाएगा। यहाँ पर गतिज ऊर्जा सर्वाधिक है, सॉरी स्थितिज ऊर्जा सर्वाधिक है और गतिज ऊर्जा का मान वहाँ पर जाकर के शून्य हो जाता है। तो वही पूछ रहा है गतिज ऊर्जा का मान शून्य कहाँ पर होगा? यहाँ पर पूरी तरह से इसका गति न्यूट्रल हो जाएगा, उसके बाद फिर नीचे आने लगेगा। तो ए वाला पॉइंट पे गतिज ऊर्जा का मान न्यूनतम हो जाएगा। करेक्ट आंसर कौन सा होगा? कहेंगे सर ये यहाँ पर बिल्कुल सही है। सिंपल क्वेश्चन है ये, बस ज़्यादा दिमाग इसमें नहीं लगाना है। फिजिकली हम लोग तो यूज करते हैं ना जी, घर वगैरह में ईंट का पत्थर वगैरह ऊपर कभी फेंकेगा तो एक पॉइंट के बाद वो नीचे आता है ना, तो जहाँ पर रुक गया वहाँ पर गतिज ऊर्जा शून्य हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, एक व्यक्ति विभिन्न रंगों में अंतर नहीं पकड़ पा रहा है, तो कह रहा है कि व्यक्ति निम्न भाग की समस्या है, तो उसके आँख में कौन से भाग में समस्या है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा। कहेंगे सर कौनस में उसका जो है कि दिक्कत है, आँख के कौनस वाले भाग में। अगला क्वेश्चन देखिए, रेखांकित वस्तु पर कितना प्रतिफल बल लग रहा है? यहाँ पर डायग्राम दे रखा है,
इस पर कितना बल लग रहा है, दिमाग लगाइए। 10 न्यूटन का फोर्स से कोई इधर इस वस्तु को खींच रहा है, इधर भी कोई कड़ी बना होगा, 10 न्यूटन के फोर्स इधर भी खींच रहा है, तो इधर और इधर दोनों जब बराबर बल लग रहा है तो वस्तु यहीं पर बना रहेगा। ऊपर नीचे भी आप देख लेते हैं, ऊपर 20 न्यूटन के बल से खींच रहा है यानी उठा रहा है किसी वस्तु को, और नीचे पृथ्वी जो है वो कितने बल से खींच रहा है, तो देखिए 10 मीटर गुरुत्वीय त्वरण का मान हो गया, छोटी जी का मान दे रखा है 10 है ना, और वस्तु का वजन दे रखा है 2 kg, यानी 2 और 10 जब आप गुना करिएगा तो पृथ्वी जो है इसको 20 न्यूटन के बल से पृथ्वी भी खींच रहा है, यानी ऊपर भी उतना कोई व्यक्ति उठा रहा होगा 20 न्यूटन के बल से, नीचे भी पृथ्वी 20 न्यूटन के बल से खींच रहा है, यानी ऊपर नीचे भी ये नहीं हिलेगा, यानी कुल मिलाकर के जो बल का मान है वो न्यूट्रल यानी कि शून्य हम मानेंगे। तो करेक्ट आंसर कौन सा होगा, कहेंगे सर ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, है ना, ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 2 ओम, 5 ओम तथा 10 ओम का जो है प्रतिरोध किसी परिपथ श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है तो निम्न विकल्प संभव हो सकते हैं। दोनों प्रतिरोधों के बीच विभवांतर अलग अलग होगा, दोनों प्रतिरोधों के बीच विभवांतर समान होगा, 5 ओम वाले जो प्रतिरोध है इसके लिए विभवांतर 10 ओम वाले प्रतिरोध से दोगुना होगा, या 10 ओम वाला से 5 ओम वाले से दोगुना होगा। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, यहाँ पर देखिए ऑप्शन आपका दे रखा है, तो इसका सी वाला बिल्कुल सही है, कहेंगे सर 1 और 4 बिल्कुल सही है, यानी 10 ओम प्रतिरोध के लिए विभवांतर 5 ओम वाले प्रतिरोध से दोगुना, इसका तो दोगुना होगा ही, चाहे कि ये 10 ओम है। इसके अलावा पहला वाला सही था, ये वाला है ना, दोनों प्रतिरोधों के बीच का जो विभवांतर है वो अलग अलग होगा, तो ये हो जाएगा आपका आंसर, सी सही था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर पूछ रहा है कि निम्न में कौन सा तारामंडल अप्रैल महीने में आकाश के उत्तरी भाग में दिखाई देता है, आकाश के उत्तरी भाग में दिखाई देता है अप्रैल के महीने में, वो कौन सा तारामंडल है, सी होगा करेक्ट आंसर, कहेंगे सर बृहत सप्तऋषि, बृहत सप्तऋषि। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर क्या पूछ रहा है, चलिए देखिएगा अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि किसी आवृत्ति बारंबारता सारणी के माध्यिका को आलेखी विधि से निकालने की सहायता के लिए क्या करेंगे हम, एक आयत चित्र का जो है कि यूज करेंगे, या आवृत्ति वर्ग का, या बारंबारता बहुज का, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, कहेंगे सर ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, आवृत्ति वर्ग का इस्तेमाल हम लोग करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, जब किसी वस्तु को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका जाता है तो उच्चतम बिंदु पर वेग का मान क्या हो जाएगा, ये वही क्वेश्चन जो अभी आपको थोड़ा देर पहले समझा रहे थे, यानी पत्थर को ऊपर फेंकेंगे तो ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका जाए तो उच्चतम बिंदु पर यानी सर्वाधिक पीक पॉइंट पर जब जाएगा तो वहाँ पर वेग का मान पूछ रहा है, वेग उसमें रहेगा कहाँ, वो तो अस्थिर हो जाएगा ना जी, तो स्थिर होने की वजह से वेग भी शून्य हो जाएगा वहाँ पर, तो क्या होगा करेक्ट आंसर, कहेंगे सर ऑप्शन सी सही है, शून्य, सेम आंसर इसका भी होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि 10 सेंटीमीटर की फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस एवं 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला एक अवतल लेंस, इसको समान अक्षीय स्थिति में सटा कर रखा जाता है तो संयुक्त लेंस यानी जो एक संयुक्त रूप से जो एक लेंस बनेगा वह एक अवतल लेंस का काम करेगा, या उत्तल लेंस, या फिर कभी उत्तल कभी अवतल, या समतल पट्टिका जैसा काम करेगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी वाला, ठीक है, उत्तल लेंस की भांति ये काम करेगा, कहेंगे सर ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, एक शून्येतर परिमेय और एक अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल अपरिमेय अवश्य होगा, ये कहना सत्य है या असत्य है, या कथन जो है कि विशेष परिस्थिति में है, या समयौगिक संख्या, कोई समयौगिक संख्या। देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन ए वाला हो जाएगा, कथन जो है ये सत्य है, कथन क्या है, सत्य है, एक शून्येतर परिमेय और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल अपरिमेय अवश्य होगा, तो कथन क्या है, कहेंगे सर सत्य है। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि एक गोला, मैथ का क्वेश्चन यहाँ पर आ गया, तो यदि एक गोला का क्षेत्रफल इतना दे रखा है, कह रहा है कि इसका आयतन क्या होगा, अब मैथ का है तो आप सभी लोग बना लीजिएगा, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका, फॉर्मूले के द्वारा बना लीजिएगा। और इसमें पूछ रहा है कि परिमेय संख्या कौन सा है, तो रूट वाला जितना हो जाएगा वो अपरिमेय संख्या कहलाएगा, ये सब टूटेगा नहीं, ये भी टूटेगा नहीं, लेकिन ये रूट से बाहर हो सकता है, 5/7 हो जाएगा ना, तो परिमेय संख्या p/q के रूप में आ गया, तो कहेंगे सर करेक्ट आंसर ऑप्शन सी वाला हो जाएगा, ये एक परिमेय संख्या है। यहाँ पर समीकरण का मूल पूछ रहा है तो फॉर्मूला लगा लीजिएगा ए बी वाला, सी होगा करेक्ट आंसर, कहेंगे सर 2 - 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ईमानदारी से आप सभी लोग सेट लगाइएगा, तो ईमानदारी से बना करके लगा लीजिएगा अपना। यदि चतुर्भुज का विकर्ण समान अनुपात में विभाजित करता है तो चतुर्भुज है, यदि कोई चतुर्भुज का विकर्ण समान अनुपात में विभाजित करता है तो चतुर्भुज क्या होगा, कहेंगे सर वर्ग होगा, वर्ग करेक्ट आंसर। वैसे तो सारे ऑप्शन ठीक ही एक तरह से बोल सकते हैं, लेकिन वर्ग सबसे सटीक आंसर इसका होगा। देखिएगा अगला क्वेश्चन, log 10 0.00001 का मान क्या होगा पूछ रहे, बताइए। -5 होगा करेक्ट आंसर ऑप्शन बी,
यदि m संख्याओं का औसत n स्क्वायर है और n संख्या का औसत m स्क्वायर है तो कह रहा है कि इन परिस्थिति में m प्लस n संख्याओं का औसत क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर सी होगा, m इंटू n हो जाएगा, दोनों गुना हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 30,000 रुपये का 7% वार्षिक ब्याज की दर से किसी समय अंतराल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज इतना हो जा रहा है, तो वो टाइम पीरियड क्या है, कितने समय के लिए ब्याज दिया होगा या लिया होगा वो पूछ रहे हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, कहेंगे सर 2 वर्ष के लिए। तो बना लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, समद्विबाहु त्रिभुज एक दिया है ABC, जिसमें कि AC और BC जो है दोनों बराबर है। समद्विबाहु बोल रहा है यानी AC और BC भुजा दोनों आपस में बराबर है और AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर है, तो कौन सी का मान पूछ रहा है। राइट आंसर डी होगा, 90 डिग्री करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, खाद्य पदार्थों के डिब्बे पर जिंक की बजाय टीन का जो है लेप चढ़ा दिया जाता है, क्या वजह है, टीन का लेप क्यों चढ़ाया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर ना ऑप्शन डी वाला हो जाएगा। कहेंगे सर टीन की अपेक्षा जिंक जो है ना अधिक अभिक्रियाशील है, यानी जिंक तुरंत क्रिया कर लेता है किसी भी वस्तु से, यानी उसमें खाने पीने वाला पदार्थ रखा रहेगा तो उससे तुरंत जिंक क्रियाशील क्रिया हो जाएगा, क्रिया कर लेगा और एक हो सकता है विषैला पदार्थ बना ले, तो इसलिए टीन चढ़ा दिया जाता है। टीन जल्दी क्रियाशील नहीं जो है कि टीन अभिक्रियाशील पदार्थ उतना नहीं होता है किसी भी खाने पीने वाला सामान के साथ, है ना। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी वाला हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन समझिएगा, नाभिक ऊर्जा गृहों में कौन सा ईंधन इस्तेमाल होता है, यानी नाभिकीय ऊर्जा गृहों में कौन सा ईंधन जो है कि इस्तेमाल होता है, यूरेनियम का कौन सा भाग। तो देखिए करेक्ट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन डी वाला हो जाएगा, संवर्धित यूरेनियम 235 का इस्तेमाल किया जाता है। संशोधित किया हुआ यूरेनियम जो 235 होता है उसका इस्तेमाल होता है। Cr 3+ आयन और SO4 है ना, इसका 2- आयन का यौगिक इनमें कौन सा हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर इसका डी वाला हो जाएगा, Cr2SO4 का होल 3। अगला क्वेश्चन देखिए, प्राकृतिक रबड़ निम्न का बहुलक है, किन का बहुलक है प्राकृतिक रबड़, आइसोप्रीन का बहुलक है। याद रखिएगा, क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। निम्न में से किसमें कणों का आकार अधिरोधी क्रम में होता है, क्या होगा करेक्ट आंसर बताइएगा। ये रहा आपका इधर का ऑप्शन है ना, तो देखिए इसका आंसर ऑप्शन ए वाला ही हो जाएगा, यही वाला है ना, वास्तविक विलयन, फिर इससे बड़ा हो जाएगा इधर कोलाइड विलयन और फिर हो जाएगा निलंबन। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए सही है। देखिए यहाँ पर पूछ रहा है कि कार्बन में न्यूट्रॉन की संख्या होती है कितना बताइए। तो भाई इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कहेंगे सर 8 हो जाएगा। न्यूट्रॉन का संख्या कैसे निकालना होता है, जो परमाणु भार होता है या परमाणु द्रव्यमान आप कह लीजिए वो जो होता है, और जो परमाणु क्रमांक होता है दोनों को आपस में घटा दीजिए तो क्या निकलेगा, न्यूट्रॉन की संख्या निकल जाता है। तो पूछा जाए कि न्यूट्रॉन की संख्या कितना, तो कहेंगे 8 करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, जब तनु हाइड्रोक्लोरिक एसिड का लौह चूर्ण पर डाला जाता है, इसको जब HCl को लौह चूर्ण पर डालेंगे तो कौन सी गैस निकलेगी। तो भाई ध्यान रखना है, क्लोरीन और हाइड्रोजन दोनों निकलता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सूर्य में उपस्थित नाभिकीय ईंधन है, यानी नाभिकीय ईंधन का स्रोत कौन सा है, इस प्रकार से भी पूछता है। तो भाई अच्छे से पता होना चाहिए आप सभी को कौन सा हो जाएगा, कहेंगे सर हाइड्रोजन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन जैव मात्रा ऊर्जा का स्रोत नहीं है, जैव मात्रा ऊर्जा का स्रोत नहीं है, तो करेक्ट आंसर हाइड्रोजन हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, पदार्थ का सबसे छोटा कण जो पदार्थ की सब विशेषता बताता हो क्या कहलाता है, और पदार्थ का सबसे छोटा कण भी होना चाहिए और पदार्थ का सारा विशेषता भी बता रहा हो, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कहेंगे सर अणु बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अणु। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। टोटली हो गए आपके 100 प्रश्न, 100 में से आपका कितना सही हुआ कमेंट करके बताइएगा। पिछला वीडियो का जो है लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, प्लेलिस्ट के रूप में क्लिक करिएगा, सारा क्लास मिल जाएगा। फॉलो कर सकते हैं आप टेलीग्राम चैनल पर जा करके, वहाँ पर PDF वगैरह आपको मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।